हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं सेमेस्टर नंबर 5 बीएससी बॉटनी सेमेस्टर 5 का कोर्स कोड V040501T। पेपर टाइटल है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर 3 जो है वो इस पूरे वीडियो लेक्चर में कवर होगा। जितने भी टॉपिक्स हैं आपका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में मेनली आपका इसमें है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज नाइट्रेट एसिमिलेशन, सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे आपको लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूम्स के एग्जांपल भी आपको बताने हैं। फिर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया एसिमिलेशन, जहां पे जीएस और गोगट पाथवे भी आपको बताना है, प्लस रिडक्टिव एमिनेशन क्या है, ट्रांसएमिनेशन क्या है, एंड एमिनो एसिड सिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको ये समझना है, आते हैं अपने लेक्चर पे। नाइट्रोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट को उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और ये कोर बनाते हैं। आप देखोगे एमिनो एसिड जितने हैं वहां पे उनका स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन रहता है। और प्रोटीन क्योंकि एमिनो एसिड से ही बनते हैं, तो जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। वहां पे न्यूक्लिक एसिड में भी आपको मिलेगा, क्लोरोफिल में आपको मिलेगा, जो कि ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। डीएनए हमारा बनता है, आरएनए हमारा बनता है न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन तो आपका ही एक इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे ही प्लांट में जो एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन उनका कंपोनेंट है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि वो जो है क्या करे, एक्वायर कर सके नाइट्रोजन को, एसिमुलेट कर सके अपने बॉडी में, और नाइट्रोजन को अलग अलग सोर्सेज से यूटिलाइज कर सके, जैसे कि नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनियम के फॉर्म में, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो यूटिलाइज कर सके। अब आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, देखिए अगर हमारी बॉडी में या प्लांट के बॉडी में नाइट्रोजन आना है तो वो कहीं ना कहीं से बाहर से आएगा। तो बाहर क्या है हमारे पास सोर्स क्या है, या तो एनिमल है या तो प्लांट है। हम डायरेक्टली सांस लेके तो नाइट्रोजन अपने बॉडी में ला नहीं सकते। ऐसे प्लांट के केस में भी ट्रू है। तो हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में कहां से वो नाइट्रोजन आता है कि उसके एमिनो एसिड्स में, उसके प्रोटीन्स में, उसके न्यूक्लिक एसिड्स में, उसके क्लोरोफिल में नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, कैसे वो बाहर से लेता है क्या, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन में तो नाइट्रोजन ले नहीं सकता। तो वही है कि कहने का मतलब है प्लांट जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। तो वो यूटिलाइज कैसे करता है वो हमें पढ़ना है। ठीक, पहला तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे सॉइल वगैरह में, तो नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनियम आयन हो गया, और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी अमीनो एसिड्स के रूप में। प्लांट मेनली किसका यूज करता है, नाइट्रेट का, ये आपको ध्यान देना है। प्लांट अपनी जड़ों से, सॉइल में से, क्योंकि सांस तो लेता है ना, इसको सॉइल में से एब्जॉर्ब करना, तो सॉइल में से नाइट्रोजन को मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है जैसे कि ये नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड बेसिस जो हो गए, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं NNN, ये सारे देख लीजिए। थायमीन में है नाइट्रोजन, यूरेसिल में है, ये सब न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स हो गए। साइटोसिन में है, एडेनिन में है नाइट्रोजन। ये N जो है क्या है, ये नाइट्रोजन ही तो है। तो ये आएंगे प्लांट के बॉडी में क्योंकि इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्लोरोफिल के अंदर देखो नाइट्रोजन, एमिनो एसिड्स में तो यहाँ पे नाइट्रोजन है ही, हर एक एमिनो एसिड्स में, तो एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है। तो इसीलिए पहला आपका टॉपिक है नाइट्रेट का एसिमिलेशन। ध्यान देना है नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3-। प्लांट जो होता है इसकी जड़ें सॉइल से मेनली इसी नाइट्रेट को ही अपने जड़ों से ये अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रेट जो है तो मैंने बताया कि ये प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है सॉइल में। तो सॉइल में मेनली नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है, और ये प्राइमरी नाइट्रोजन सोर्स है बहुत सारे प्लांट्स के लिए। अब इसका होता है रिडक्शन, नाइट्रेट का। रिडक्शन होने से पहले नाइट्रेट को, पहले बात तो सॉइल से उसको प्लांट के रूट में तो आना चाहिए। तो प्लांट के रूट में कैसे जाएगा, प्लांट के रूट में उनके सेल्स पे होता है नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसकी मदद से, और ये दो टाइप के होते हैं, NRT1 एंड NRT2।
तो प्लांट के जड़ों में, उनके सेल्स पे, जड़ों के सेल्स पे जो दो ट्रांसपोर्टर होते हैं मेनली NRT1 और NRT2 फैमिलीज के ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनकी मदद से नाइट्रेट सॉइल में से एब्जॉर्ब होकर प्लांट के रूट में आ जाता है। और फिर ये जो नाइट्रेट है इसको प्लांट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये जो बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बताया, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, इन सब में आपको अगर उसको इनकॉर्पोरेट करना है तो उस नाइट्रेट को इसको पहले अमोनियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमोनियम को फॉर्मूला दिया क्या, NH4+। तो नाइट्रेट वो जड़ से लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर उसको अपने प्लांट बॉडी का मटेरियल्स बनाने हैं, बायोमोलिक्यूल्स बनाने हैं, तो उसको किस में लाना पड़ेगा, अमोनियम फॉर्म में। इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट का एसिमिलेशन। तो यही है द कन्वर्जन प्रोसेस टर्म्ड एज नाइट्रेट एसिमिलेशन। इसमें दो एंजाइमेटिक स्टेप इन्वॉल्व है। पहला नाइट्रेट का रिडक्शन, ये जो नाइट्रेट है उसका रिडक्शन होगा। मैंने बताया नाइट्रेट जो है पहले वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या रखना है कि नाइट्रेट एसिमिलेशन में नाइट्रेट को ध्यान देना, कंफ्यूज मत होइएगा। नाइट्रेट का फॉर्मूला है N3- और इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है NO2- में, जिसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो ट्राइट जिसमें है उसमें 2 लगा है और ट्रेट जिसमें है उसमें 3 लगा है। तो आपको कभी कंफ्यूज होगा, नाइट्राइट, अच्छा ट्राइट है तो शायद 3 वाला हो, पर ऐसा नहीं है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ जाता है। इसके लिए जो एंजाइम जरूरी है वो है नाइट्रेट रिडक्टेज। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसी के नाम से एंजाइम है। नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, नाइट्रेट रिडक्टेज, और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, नाइट्राइट। ये जो रिएक्शन है इसमें जो है NADH या तो NADPH का यूज किया जाता है, जो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये भी एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। और ये एंजाइम को कहा जाता है मॉलिब्डोटेरिन कंटेनिंग एंजाइम, जहां पे मॉलिब्डेनम कोफैक्टर की तरीके से काम करता है। कोफैक्टर अगर आपने एंजाइम में पढ़ा होगा, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, मेनली प्रोटीन होता है, उसके साथ जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या है, नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटेलिक आयन, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। तो जो एंजाइम होता है, ये जो आपका नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, इसका कोफैक्टर क्या है, मॉलिब्डेनम। वो कोफैक्टर की तरीके से काम करता है। तो ये जो इसको MOCO बोलते हैं, ये कि इसके एक्टिविटी में बहुत हेल्प करता है। और इसका एक्सप्रेशन जो है नाइट्रेट रिडक्टेज का, ये बहुत रेगुलेटेड होता है। बोथ देयर आर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है इसका, इस एंजाइम का, उस पे भी कई सारे स्टेप पे इसका रेगुलेशन होता है। और पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद भी इसका जो है रेगुलेशन होता है। और कई सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे नाइट्रेट की अवेलेबिलिटी होना, सॉइल में नाइट्रेट है कि नहीं है, लाइट एनवायरमेंट में है कि नहीं है, CO2 का कंसंट्रेशन है कि नहीं है, या कार्बोहाइड्रेट का स्टेटस क्या है प्लांट के अंदर। ये सारी चीजें इस पे निर्भर करती हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे। ये देखिए आपका रिएक्शन हुआ। NO3 जो मैंने था बोला आपसे, प्लांट का रूट, ये मैंने प्लांट बना दिया कार्टून टाइप का। प्लांट का रूट सॉइल में से इसी नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट नहीं है, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगा रूट से, NADPH से, या अब इसका मैंने यहां लिखा है, जो ये NADPH लिखा है ब्रैकेट में P लिखने का मतलब है कि ये NADH भी हो सकता है या NADPH भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसको ऐसे लिखते हैं, मतलब इससे या तो ये हो सकता है। प्लस इसके साथ प्रोटॉन भी लगता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी लगता है। इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कहां से आता है, NADPH डोनेट कर रहा है आपका, और ये फिर कन्वर्ट हो जाए किसमें, नाइट्राइट में, और ये रिजल्ट ये सब होगा। तो वेयर इस रिएक्शन में, तो यही रिएक्शन हो रहा है। नाइट्रेट रिडक्शन का फॉर्मूला यही है, जिसमें नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने बताया पहला वाला कि NADPH, ये जो ब्रैकेट में P है क्या इंडिकेट करता है, NADH या NADPH इलेक्ट्रॉन सोर्स हो सकता है। और प्लांट जो होता है यूजुअली NADH का ही यूज करता है। नॉन ग्रीन जो टिश्यूज होते हैं जैसे रूट्स में, तो ये NADH या तो NADPH दोनों में से एक यूज कर सकता है, लेकिन वैसे NADH ही यूज करता है। नाइट्रेट रखिए जो आपका एंजाइम है हायर प्लांट्स में, ये 2 सब यूनिट्स का मिलकर बना होता है, मतलब ये एंजाइम के 2 सब यूनिट होते हैं, 1 2,
ठीक आइडेंटिकल, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा बड़ा बना दिया तो मैंने गलत बना दिया। आइडेंटिकल का मतलब होता है जितने ये साइज का है सेम वैसे वो भी होगा, उसका भी एकदम सिमिलर होता है, पूरा आइडेंटिकल। तो 2 आइडेंटिकल सब यूनिट का ये एंजाइम बना हुआ होता है, और हर एक के पास 3, मान लो इसके साथ X, Y, Z, इसके साथ भी X, Y, Z, 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। अब X कह लो क्या हुआ, FAD, Y का एग्जाम्पल के तौर पे हीम ले लो, और एक मॉलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स होता है, अब इसको Z कह लो। 3 चीजें हर एक यूनिट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नाइट्राइट जो है ये बहुत रिएक्टिव होता है और ये टॉक्सिक भी होता है, इसीलिए जब ये प्लांट के अंदर जाता है तो इसको तुरंत क्या बोला जाता है, इसको तुरंत ही प्लांट अपने क्लोरोप्लास्ट या तो प्लास्टिड कई सारे टाइप के हो सकते हैं, उसको प्लास्टिड का एक एग्जांपल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। जैसे एमाइलोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट, पता नहीं कितने कितने तरीके के प्लास्टिड। तो या तो अगर प्लास्टिड है तो प्लास्टिड के अंदर डाल दिया जाएगा, या तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, जिससे कि प्लांट को हार्म ना हो। मतलब ये जो है आपका नाइट्रेट जो सॉइल से एब्जॉर्ब हुआ, इसको नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की मदद से नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारा इसका एंजाइम का सब यूनिट को फैक्टर वगैरह हो गया। फिर उसके बाद नाइट्रेट हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, तब इसलिए प्लांट सेल के लिए वो टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए उसको तुरंत जो है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर डाल दिया जाता है। तो पहला रिएक्शन इसका मतलब कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो पहला रिएक्शन होगा साइटोप्लाज्म में, फिर जो प्रोडक्ट बना उसको क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में डाल दिया जाता है। अब ये जो आपका नाइट्राइट बन गया, ये अब इसका भी रिडक्शन होगा। नाइट्राइट जो है ये फर्दर, क्योंकि हमारा क्या बनना है, हमें नाइट्रेट से लास्टली अमोनियम ही बनाना है। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला नाइट्रेट का रिडक्शन हुआ, अब उसमें हमें नाइट्राइट मिला जिसको क्लोरोप्लास्ट में भेज दिया गया है। तो पहला रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हुआ, अब इसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर भेज दिया गया है या प्लास्टिड के अंदर भेज दिया गया है, जहां पे ये नाइट्राइट अमोनियम में कन्वर्ट होगा। और इसके लिए क्या एंजाइम लगेगा, नाइट्राइट रिडक्टेज, इसी के नाम पे है। और ये कह रहा है ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट या तो प्लास्टिड में होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है, फेरोडॉक्सिन। वहां पे क्या था, NADH या NADPH था, और यहाँ पे फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। NIR जो है नाइट्राइट रिडक्टेज, ये एक साइरोहीम कंटेनिंग एंजाइम है। साइरोहीम एक हीम लाइक एंजाइम के साथ ही जुड़ा एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये है इसका रिएक्शन, नाइट्राइट यहाँ पे है, फेरोडॉक्सिन है, ये सब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको कन्वर्ट कर दिया गया अमोनियम में, यहाँ पे भी H2 निकला। तो ये लिखा है वेयर FD इज फेरोडॉक्सिन, यहाँ पे जो FD लिखा हुआ है ये फेरोडॉक्सिन है, और जो सब्सक्रिप्ट है इसके साथ रेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्स लिखा हुआ है, ऑक्स ये होगा रेड। इसका मतलब है कि रेड का मतलब रिड्यूस फॉर्म में था, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा यहाँ पे। फिर जो आपका नाइट्राइट रिडक्टेज है ये एक सिंगल ही पॉलीपेप्टाइड होता है। और वहां पे क्या था, इससे पहले वाले एंजाइम का नाइट्रेट रिडक्टेज का, वो 2 सब यूनिट का मैंने बताया, उसके साथ X, Y, Z लगा हुआ था ईच सब यूनिट के साथ। इसके साथ क्या है, इस एंजाइम के साथ क्या है, ये केवल सिंगल पेप्टाइड का बना हुआ होता है, केवल एक रहता है। इसके साथ 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप रहते हैं। एक क्या रहता है, कह रहा है Fe4S4 रहता है, और दूसरा स्पेशलाइज्ड हीम रहता है आपका, जो कि क्या होगा आपका साइरोहीम। तो ये वाला एंजाइम है, ये दूसरा वाला एंजाइम है जो इसमें काम करता है, ये जो पहले रिएक्शन में काम किया। तो अब अल्टीमेटली जो प्लांट ने नाइट्रेट अपने रूट में लाया था, रूट के अंदर लाने के बाद उसने साइटोप्लाज्म में ही नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया। फिर मैंने बताया नाइट्राइट जो है हार्मफुल होता है, तो उसको तुरंत क्लोरोप्लास्ट के अंदर डाल लेता है या प्लास्टिड में डाल लेता है, तो वहां ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो गया, नाइट्रेट एसिमिलेशन, जहां पे नाइट्रेट को 2 स्टेप वाले रिएक्शन में अमोनियम में बदल लिया जाता है, जहां पे पहले नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर नाइट्राइट को अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ये मैंने आपके लिए एक सिंपल सा पिक्चर बनाया हुआ है जो मैंने अभी तक समझाया। ये आपका सॉइल है, सॉइल में नाइट्रेट प्राइमरली मेजर फॉर्म में, नाइट्रोजन का मेन फॉर्म क्या होता है, नाइट्रेट सॉइल में रहता है। यहाँ पे प्लांट लगा होता है, ये मैंने रूट का सेल बनाया, ये क्या है, रूट का एक सेल बनाया हुआ है। अब रूट के सेल में NRTs होते हैं, जिसकी मदद से नाइट्रेट
रूट सेल के अंदर जाता है, नाइट्रेट अब यहां पहुंच गया, ये नाइट्रेट रिडक्टेज की मदद से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। ये टॉक्सिक होता है तो तुरंत सेल ही इसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर भेज देता है। या तो रूट की बात करें, रूट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो वहां पे प्लास्टिड होगा, तो उसके अंदर भेज दिया जाएगा, तो नाइट्राइट जल्दी से प्लास्टिड के अंदर आ गया, फिर उसमें नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम इसको अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है। ये कहानी थी आपकी पहले टॉपिक की। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, विच इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, पहले मैंने बताया कि वो नाइट्रेट मेन फॉर्म था जो सॉइल में होता है, वहां से प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया, उसने उसको अमोनियम में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा जो आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसका फिक्सेशन होता है, सॉइल का नहीं। अब हमारा जैसे हवा में ही गैसेस है ना नाइट्रोजन, तो उसका यूज करता है, तो वही है एटमॉस्फेरिक जो आपका नाइट्रोजन है N2, इसको इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करना, जैसे कि नाइट्रेट या अमोनिया में कन्वर्ट करने का प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन है। पहला वाला टॉपिक क्या था, नाइट्रेट को अमोनियम में कन्वर्ट करना, क्या हो गया नाइट्रेट एसिमिलेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन N2 को नाइट्रेट या तो अमोनिया में बदलने का प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस है, जहां पे बायोलॉजिकल इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ माइक्रोब्स होते हैं प्रोकैरियोटिक, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वही केवल कैपेबल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल में, जहां पे जो हमारे एटमॉस्फेयर में इतना सारा नाइट्रोजन है उसका यूज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, और लास्टली प्लांट भी उसका यूज कर लेते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसमें मेन प्लांट की फैमिलीज बहुत सारे आपने पढ़े होंगे अपने बीएससी में, ये मालवेसी, फेबेसी, रोजेसी, ये सब। उसमें से जो लेगुमिनस प्लांट है, दैट मींस प्लांट्स फ्रॉम द फैमिली फेबेसी, जिसको आप लेगुमिनेसी बोलते हो, इसलिए उसके प्लांट को क्या बोलते हैं, लेगुमिनस प्लांट। जैसे पीस, बीन्स, लेंटिल्स जो आपने पढ़ा होगा, ये सारे फेबेसी के मेंबर हैं। इनके प्लांट के मेंबर में ये कैपेबिलिटी होती है कि इनके रूट्स में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिन्हें राइजोबिया बोलते हैं। तो राइजोबिया दे आर बैक्टीरिया विच फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द मेंबर्स ऑफ फेबेसी फैमिली। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेशलाइज्ड रूट निड्यूल्स में रहते हैं। रूट में भी कहां पे रहेंगे, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है रूट निड्यूल उसके अंदर, जहां पे यही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि अल्टीमेटली अमोनिया को ही प्लांट द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। और इसके बदले सिम्बायोटिक किस लिए बोला जा रहा है, सिम्बायोटिक में मतलब होता है कि तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो बैक्टीरिया क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसका यूटिलाइज प्लांट करता है, इसके बदले प्लांट से क्या मिलता है बैक्टीरिया को, कार्बोहाइड्रेट और अदर न्यूट्रिएंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, वो मिलते हैं। तो इसलिए ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल आप कहीं पे लिख भी सकते हो। और ये जो स्टेब्लिशमेंट है, कैसे ये जो सिम्बायोसिस है कैसे बनता कैसे है, ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर डायलॉग है। प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में बहुत सारे केमिकल वो होता है, कम्युनिकेशन होता है आप कह लो। प्लांट रूट जो होते हैं इनिशियली वो स्टार्ट करते हैं फ्लेवोनाइड, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो अपने रूट से रिलीज करते हैं। और ये जो फ्लेवोनाइड्स हैं, ये यही जो फ्री लिविंग जो राइजोबिया बाहर सॉइल में रहते हैं, ये उनको करता है अट्रैक्ट करने के बाद, अट्रैक्ट तो करते ही साथ साथ में बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल नॉडुलेशन जीन्स होते हैं, नॉड जीन्स बोलते हैं, उनके डीएनए में नॉड जीन्स होता है, जिसको ये फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, एक्सप्रेशन कराते हैं, उसका एक्सप्रेशन होता है। और ये नॉड जीन जो होते हैं ये ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो कि नॉड फैक्टर्स का सिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया से। और ये केमिकली नॉड फैक्टर्स कोई पूछेगा तो आप कहेंगे लाइपोकाइटो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ये जब बैक्टीरिया से निकलते हैं
फ्लेवोनॉइड आया बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया के जीन को प्रभावित करके उससे क्या बना रहा है, नॉट फैक्टर्स। नॉट फैक्टर्स प्लांट के रूट में ही चेंजेस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें उसके डेवलपमेंट में, रूट के डेवलपमेंट में सीरियल से चेंजेस आते रहते हैं। सबसे पहले रूट का हेयर, जो रूट के हेयर्स होते हैं, मेनली रूट नहीं, रूट के हेयर्स में काम करता है ये। रूट के हेयर्स में कर्लिंग हो जाती है, फिर उसमें इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी मदद से वो बैक्टीरिया प्लांट के अंदर चले जाते हैं, रूट के अंदर, और फिर उसमें बनाते हैं वो न्यूड्यूल। अब हम बात तो न्यूड्यूल के अंदर ही सारा फिक्सेशन काम होता है। राइजोबिया की बात कर लें तो ये एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, केवल एक बैक्टीरिया नहीं है राइजोबिया। राइजोबिया कई सारे बैक्टीरिया को बोला जाता है, जो कि कई सारे जेनरा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम, साइनोराइजोबियम, मीजोराइजोबियम एंड एजोराइजोबियम। तो ये कई सारे बैक्टीरिया के ग्रुप हैं, और ये सारे अलग अलग जो मैंने आपको राइजोबिया के बैक्टीरिया के जेनरा के नाम बताए, ये स्पेसिफिक होते हैं कि इनके किस प्लांट पे ये रूट न्यूड्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि पी पे ये बैक्टीरिया कॉज करता है, तो वो पी पे ही कॉज करता है। साइनोराइजोबियम जिन पे करता है वो उन पे ही करता है, उन्हीं प्लांट्स पे करता है, बहुत डाइवर्स तरीके का नहीं होता। तो मतलब कुछ टाइप के राइजोबिया कुछ ही टाइप के लिग्यूम स्पेसिफिक के साथ वो अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। और ये जो होस्ट स्पेसिटी है, इसका भी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इंटरेक्शन होता है प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में, तभी होता है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइप के नॉट फैक्टर्स को ही, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ही जो बैक्टीरिया है वो प्लांट से जो रिलीज होता है उसको रिसीव कर पाएंगे। अब न्यूड्यूल का स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। जब इन्फेक्शन थ्रेड की मदद से बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, न्यूड्यूल बनने लगता है, तो जब न्यूड्यूल बनता है उसमें अलग अलग टाइप के जोन आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक जोन का एक स्पेसिफिक रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सबसे पहले बीच में होता है न्यूड्यूल जो बनता है, बीच में होता है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन वो जोन है जो कि राइजोबिया से इन्फेक्टेड होता है, और ये साइट भी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यहां पे जो राइजोबिया है, जो भी बैक्टीरिया है, वो डिफरेंशिएट करके खुद को बैक्टीरियोइड्स बनाते हैं, जो भी राइजोबिया का टाइप हो, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स ही होते हैं। मेन बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया जब बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो यही बैक्टीरियोइड्स ही नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल्स होते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और जो इसके सराउंडिंग जोन्स होते हैं, अब इसके जो चारों ओर के जोन होते हैं ये वाले, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल न्यूड्यूल के अंदर ये रेगुलेट करते हैं। क्योंकि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, जो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक एंजाइम काम करता है, वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, तो वहां पे उतना ऑक्सीजन का लेवल चाहिए नहीं होता, वरना वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के लेवल को भी कंट्रोल करता है। फिर वहां पे लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि प्लांट द्वारा ही बनाया जाता है। ये वहां पे इस न्यूड्यूल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो रहता है, जिससे कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, मेन एंजाइम है, ये इससे इनएक्टिवेट ना हो जाए ऑक्सीजन से। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला है, प्लांट है, इसके रूट से फ्लेवोनॉइड्स रिलीज होते हैं, जो कि राइजोबिया बैक्टीरिया द्वारा परसीव होंगे। उसके बाद ये रिसीव करने के बाद ये नॉक्ट फैक्टर्स का रिलीज करते हैं, जिसके बाद रूट हेयर कर्लिंग होता है, इन्फेक्शन सेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यूड्यूल बनता है। रूट न्यूड्यूल का यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाला हूँ। तो ये सारी कहानी है। ऑक्सीजन का लेवल आप कहेंगे लेग हीमोग्लोबिन के द्वारा मेनली कंट्रोल होता है। अब नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एंजाइम है, यही जो है, ये जो रिडक्शन है आपका, कि नाइट्रोजन से आपका क्या बनना है, नाइट्रोजन से आपका NH3 बनना है, N2 से NH3 बनना है। तो यही एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ही रिस्पॉन्सिबल है ये पूरे कहानी के लिए। और ये दो प्रोटीन कंपोनेंट का बना होता है, डाई नाइट्रोजिनेज और डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। अब ध्यान दे लो, मैंने क्या कहा, ये जो एंजाइम है ये दो चीजों से मिलकर बनी है, 1 और 2। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, इससे दोनों से मिलकर ये नाइट्रोजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जो डाई नाइट्रोजिनेज है पहला वाला, ये एक MOFE प्रोटीन है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, और इसके पास एक्टिव साइट होता है जहां पे नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है। और जो दूसरा एंजाइम है डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, ये एक आयरन प्रोटीन है। तो ये क्या हो गया, पहला वाला लिख लेना MOFE,
और इसको क्या बोलना, Fe प्रोटीन। ये वाला जो है दूसरा वाला, ये इलेक्ट्रॉन देता है डाइनाइट्रोजिनेज को, जो जिसके साथ एटीपी भी लगता है एनर्जी सोर्स की तरीके से। अब ये जो नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हो गया, इसी को बोल रहे हैं नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये हाई सेंसिटिव मैंने बताया ऑक्सीजन के लिए, और इसको रेगुलरली एटीपी का सप्लाई चाहिए होता है। रिएक्शन देख लेते हैं एंजाइम का। ए रिएक्शन, पहला रिएक्शन कैसा होता है, मैंने बताया नाइट्रोजिनेज का रिएक्शन क्या होता है इसमें, और रेगुलेशन इसका कैसे होता है। तो पहला रिएक्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये आइडियल कंडीशन में ये रिएक्शन कैटलाइज करता है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हुआ 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 16 एटीपी, इससे बन गया 2NH3 H2 16 ADPA प्लस 16 PA। ये ओवरऑल रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन इस रिएक्शन का देख लेते हैं। N2 से अमोनिया का बनना, ये क्या है, अमोनिया है, अमोनियम नहीं, ध्यान देना, अमोनियम क्या था, NH4 था, ये क्या है, अमोनिया है। तो यहाँ इस रिएक्शन को हम तोड़ते हैं। सबसे पहला ये N2 का अमोनिया में कन्वर्ट होना। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो कि ये नाइट्रोजन साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, और फर्दर ये प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख लेते हैं इस रिएक्शन में। तो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंजाइम है, ये इलेक्ट्रॉन देता है डाइनाइट्रोजिनेज वाले को, जिससे कि N2 के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने में मदद करता है, और इसमें एटीपी का हाइड्रोलिसिस भी हेल्प करता है। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का देख लेते हैं। इसमें 8 H+ आयंस लगते हैं, ठीक है, जो कि जो रिड्यूस नाइट्रोजन होता है उसमें लगते हैं, जिससे कि अमोनिया बनता है। और कह रहा है प्रोटॉन्स के अलावा रिड्यूस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। चौथा एनर्जी का रिक्वायरमेंट में आप देखा आपने 16 एटीपी लगा हुआ है, जो कि टूट जाता है 16 एटीपी प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। बायो प्रोडक्ट्स में क्या बनते हैं, अमोनिया तो हमारा मेन था, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनता है, तो बायो प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पे पूरे ओवरऑल आपने ये देखा, पहली बात है 16 एटीपी, ये हो गई एनर्जी टूट गई इसमें। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन, और ये रहा आपका नाइट्रोजन, जो कि बचा किसमें बन गया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। और ये सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, ये NH3 बनने में लग गया, और ये हो गया आपका बाय प्रोडक्ट। ये सब आप लिख लीजिएगा। रेगुलेशन देख लेते हैं इस एंजाइम का, कैसे रेगुलेशन भी होना जरूरी है। नाइट्रोजनेज जो आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करता है, ये हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन का, और इसको एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए इसकी एक्टिविटी के लिए, मतलब ऑक्सीजन आया तो इनएक्टिव हुआ। तो इसमें लेग हीमोग्लोबिन के अलावा जो है कई सारे और भी चीजें हैं, जैसे कि उस रूट के सेल्स में हाई रेस्पिरेशन का रेट रहना, तो हाई रेस्पिरेशन का रेट रहना, ऑक्सीजन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करना, प्लस डिफ्यूजन बैरियर भी होता है जो कि ऑक्सीजन की एंट्री को वहां पे रोकता है, प्लस फीडबैक इनहिबिशन भी होता है अमोनियम के द्वारा, मतलब अमोनियम है तो क्यों ये प्रोसेस करना, तो इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। प्लांट के अंदर एनफ अमोनियम है तो बनाता है, वो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। ये तो हो गया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नॉन सिम्बायोटिक के बारे में आप समझ लीजिए कि कई सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, मतलब जो फेबेसी फैमिली से नहीं बिलोंग करते, जैसे कि एल्नर ट्री हो गया, एक प्लांट है एल्नस, और कुछ फर्न्स भी हो गए, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ। जैसे कि एक बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया फ्रैंकिया। ये जो एक्टिनोबैक्टीरिया होते हैं, ये रूट इंट्रोड्यूस बनाते हैं, जैसे कि लेग्यूम के प्लांट के साथ होता है, पर ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। अगर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात ना करें तो कई सारे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पिरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, डी सल्फोवाइब्रो हो गया, ये सारे अपना अकेले ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं बिना सिम्बायोसिस के, बिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन के। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, मेनली राइस के फील्ड्स में या एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में। थर्ड टॉपिक पे हम आते हैं, जो कि है आपका अमोनिया एसिमिलेशन। तो दो चीज मैंने पढ़ाया आपको। पहला टॉपिक क्या था, नाइट्रेट एसिमिलेशन, जहां पे नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में
फिर नाइट्राइट को अमोनियम में कन्वर्ट किया गया। दूसरा आपने पढ़ा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे एटमॉस्फेरिक जो आपका नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके किसमें बनाया गया, अमोनियम में, सॉरी अमोनिया में, अमोनियम नहीं, अमोनिया का मतलब NH3। अब हम देखते हैं कि अमोनिया का फर्दर एसिमिलेशन कैसे होता है। जो बना अमोनिया ये जाता कहां है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अमोनिया जो है चाहे नाइट्रेट एसिमिलेशन के थ्रू बना हो या नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बना हो, उसमें भी बनेगा, तो उसको रैपिडली जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ये जैसे कि टॉक्सिसिटी उसको बचा सके। ठीक है, और ये प्राइमरीली होता है ग्लूटामेन सिंथेज ग्लूटामेट सिंथेज साइकिल से। ग्लूटामीन सिंथेटेज ग्लूटामेट सिंथेज, तो सिंथेटेज है, ये सिंथेज है, और यहां पे ग्लूटामीन लिखा हुआ है, ये ग्लूटामीन है, जिसको जीएस गोगट साइकिल बोलते हैं। पहला पार्ट पे आते हैं, ग्लूटामीन सिंथेटेज, जिसको कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में जीएस बोलते हैं। ये एक एटीपी डिपेंडेंट कंडेंसेशन है अमोनिया का। ग्लूटामेट क्या हुआ मैंने बताया, ये देखो अमोनिया हो गया, ये NH4+ साथ लगा ग्लूटामेट, एटीपी लगा, बन गया किसमें कन्वर्ट, ग्लूटामीन में। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हुआ, ग्लूटामीन सिंथेटेज, मतलब जो बन रहा है उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ रहा है, जो बन रहा है। ग्लूटामीन बन रहा है तो एक ग्लूटामीन सिंथेटेज हो गया, और यहां पे एक एटीपी डिपेंडेंट है। तो अगर कोई पूछे एटीपी किसमें लग रही है, ग्लूटामिन सिंथेटेज में या ग्लूटामिन सिंथेज में, तो यहाँ पे टेज है, एक एक्स्ट्रा टी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप इससे एटीपी लग रहा है वो ध्यान में रखना। ठीक है, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है या तो क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। कई सारे इसके फॉर्म्स होते हैं इस एंजाइम के, ग्लूटामिन सिंथेटेज के, साइटोसोलिक जिसको GS1 बोलते हैं, प्लास्टिड में भी हो सकता है जिसको GS2 बोलते हैं। इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं और इसके अलग अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। जो GS1 है ये प्राइमरी नाइट्रोजन एसिमिलेशन में हेल्प करता है और अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। वही जो ग्लूटामिन सिंथेज 2 है ये रीएसिमिलेशन में हेल्प करता है अमोनिया का, जो कि फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, उसमें भी अमोनिया निकलता है, तो उसका एसिमिलेशन करने में ये हेल्प करता है प्लास्टिड के अंदर। दूसरा एंजाइम जो है वह ग्लूटामेन सिंथेज, जिसको गोगट बोलते हैं, इसलिए इसको जीएस गोगट साइकिल बोलते हैं। पहले रिएक्शन में ग्लूटामेट को अमोनिया के साथ कंबाइन किया गया जो कि बना ग्लूटामीन। दूसरे में ग्लूटामेट सिंथेज है जिसको गोगट बोला जा रहा है, इसको ग्लूटामीन 2-ऑक्सो ग्लूटरेट अमीनो ट्रांसफरेजेस भी बोलता है, जो कि क्या करता है अमाइड ग्रुप को ग्लूटामीन के अंदर, ये जो बना इसके अंदर क्या रहता है अमाइड ग्रुप, इसके अंदर अमाइड ग्रुप रहता है, उसको ट्रांसफर करता है जिससे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामेट बनते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होना है, ग्लूटामीन से आपको क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामेट। अब इस रिएक्शन में कह रहा है रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन चाहिए होता है, एफडी गोगट या NADH गोगट चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। ठीक है, अब जो एफडी गोगट कह रहा है ये ज्यादातर जो है प्लास्टिड में होता है, वही जो NADH गोगट है ये प्लास्टिड और साइटोसॉल दोनों में हो सकता है। जीएस गोगट जो साइकिल है ये अमोनिया को ग्लूटामेट में बदलता है, और एक सेंट्रल एमिनो एसिड है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, कौन सा ग्लूटामेट, एक इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प करता है, जो कि एक प्रिकर्सर की तरीके से काम करता है। ग्लूटामेट से ही और सारे जो अदर टाइप के एमिनो एसिड्स हैं और जो नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं प्लांट के अंदर वो बनते हैं। यहाँ पे देखो ये एफडी गोगट है और ये NADH गोगट है। तो मैंने बताया क्या पहले में क्या बना था आपका, पहले रिएक्शन में आपका ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बना था, अमोनिया का एसिमिलेशन हुआ था इसमें, और फिर जो ग्लूटामीन बना उसका ये दूसरे रिएक्शन में गोगट एंजाइम की मदद से 2-ऑक्सो ग्लूटरेट के साथ जोड़ के प्लस फेरोडॉक्सिन गोगट अगर रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो 2 ग्लूटामेट बन जाएंगे और फेरोडॉक्सिन आपको ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वहीं अगर NADH गोगट है तो यहाँ पे ग्लूटामीन ये तो वही रहेगा, इसके फेरोडॉक्सिन की जगह NADH लगेगा
और इससे भी 2 ग्लूटामेट। तो वो डिपेंड करता है कौन सा गोगट है, एफटी गोगट है या एनएडीएच गोगट। ये तो एक हो गया जीएस गोगट पाथवे। इसके अल्टरनेट पाथवे भी हैं, एक रिडक्टिव एमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जीटीएच। ये एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है जहां पे अमोनिया का एसिमिलेशन होता है। अभी तक जो आपने अमोनिया का एसिमिलेशन पढ़ा वो क्या था, टॉपिक 3 अमोनिया एसिमिलेशन, जीएस गोगट साइकिल पढ़ा। इसके अलावा एक अल्टरनेट पाथवे और भी है, जब अमोनिया का लेवल ज्यादा होता है तब ये अल्टरनेट साइकिल चलता है। जीडीएच जो है ये कैटलाइज करता है रिवर्सिबल एनएडीपीएच, फिर से वही आ गया, डिपेंडेंट रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ 2 ऑक्सोग्लूट्रेट टू ग्लूटामेट। इसमें आपका होता क्या है कि 2 ऑक्सोग्लूट्रेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट किया जाता है। जीटीएच जो है कह रहा है एसिमिलेट कर सकता है अमोनिया, लेकिन इसका प्राइमरी जो रोल है वो ग्लूटामेट के कैटाबोलिज्म में होता है, तोड़ने में। जैसे ये 2 ऑक्सोग्लूटामेट है, यहां पे आपका अमोनियम लगाया और इसका यूज किया और फिर इसने ग्लूटामेट बना दिया। ये ज्यादा संख्या में है आपका 2 ऑक्सो, इसको तोड़ के ग्लूटामेट बना देता है। तो एक अल्टरनेटिव पाथवे है और इसमें क्या यूज करता है, ये अमोनिया का ही यूज कर ले रहा है। तो जब अमोनिया का ज्यादा हो सेल में तो इसको यूज करके ग्लूटामेट बनाने लगता है। मेटाबॉलिक इंटीग्रेशन की बात करें तो जो जीएस गोगट साइकिल है ये लिंक्ड है और भी मेटाबॉलिक साइकिल से, जैसे कि फोटो रेस्पिरेशन हो गया और एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस से इसका रिलेशन है इस रिएक्शंस का, जीएस गोगट साइकिल का। जैसे फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, अमोनिया बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, जहां पे ग्लाइसिन का ऑक्सीडेशन होता है। तो जो जीएस2 होता है ग्लूटामेट सिंथेस प्लास्टिड के अंदर, वो ये अमोनिया का यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाता है जिससे कि ये वहां पे अक्यूमुलेट नहीं होता है। और जो ग्लूटामेट प्रोड्यूस होता है जीएस गोगट साइकिल में, वो एक तो ये हो गया कि ये इससे लिंक हो रहा है कहां पे, फोटो रेस्पिरेशन वाले प्रोडक्ट से, तो मेटाबॉलिक इंटीग्रेशन यहां पे हुआ। दूसरा एग्जांपल है कि जो आपका गोगट साइकिल इसमें जो इसने ग्लूटामेट बनाया, ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो इंटरकनेक्शन है ये, ठीक है। और एनर्जी का कॉस्ट भी इसमें आपको देखना चाहिए कि अमोनिया एसिमिलेशन जो जीएस गोगट साइकिल में होता है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो काफी ज्यादा एनर्जी वो है इसमें डिमांड होती है। टॉपिक 4 पे आते हैं जो कि आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। तो पहले ही मैं आपको बता दूं टॉपिक 4 जो आपको दिया गया है रिडक्टिव एमिनेशन, ये एक्चुअली यही प्रोसेस है जो मैंने आपको अल्टरनेट पाथवे में पढ़ाया। रिडक्टिव एमिनेशन इसे भी कहते हैं। तो उस बार पिछले वाले टॉपिक के मैंने इसको आपका अल्टरनेट पाथवे में पढ़ाया, ये आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है रिडक्टिव एमिनेशन अलग से। तो वही है, ये क्रूशियल प्रोसेस है जो कि इंटरकन्वर्जन में हेल्प करते हैं अमीनो एसिड और कीटो एसिड्स में, जो कि अमीनो एसिड सिंथेसिस में और उसके डिग्रेडेशन में या नाइट्रोजन एसिमिलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। है क्या, मैंने बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन होता है अमोनिया का इनटू अ कीटो एसिड टू फॉर्म एन अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ इससे पहले रिएक्शन में, 2 ऑक्सोग्लूटेट के साथ अमोनियम का वो हुआ जिससे बना ग्लूटामेट। तो वही है, ये भी वही है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज के हेल्प से ये अमोनिया का एसिमिलेशन का एक अल्टरनेटिव रूट है, जो कि ये प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी सीन इन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ अमोनिया एसिमिलेशन। यहाँ पे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज क्या करता है, 2 ऑक्सोग्लूटेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है NADPH, ये ब्रैकेट में मतलब या तो NADH या तो NADPH का यूज करके तो वही रिएक्शन है, सेम मैकेनिज्म आपको पता है। GTS क्या करता है, ट्रांसफर करता है हाइड्राइड आयन का, H- का हाइड्राइड आयन में लिखा है, ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फ्रॉम तो ये NADPH से मतलब NADH या NADPH से इलेक्ट्रॉन लेके एक कीटो ग्रुप पे ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये एक कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन एटम से 2 ऑक्सोग्लूट्रेट के, तो NADPH से या NADH से ये इलेक्ट्रॉन लेता है ये एंजाइम और क्या करता है, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट के कीटो ग्रुप पे ट्रांसफर कर देता है कि फिर उसमें एक इंटरमीडिएट वो बनता है, फिर सब्सिक्वेंटली रिएक्शन से ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो जाता है। ओवरऑल वही रिएक्शन है। इसका रेगुलेशन कैसे होता है, सबस्ट्रेट का लेवल कितना है, प्रोडक्ट का लेवल है, और एज वेल एज एटीपी और एडीपी कितना है सेल में, और कार्बन का स्केलेटन कितना है सेल में, उसके हिसाब से रेगुलेशन होता है। रोल क्या है,
तो ये क्योंकि अमोनियम एसिमिलेशन में हेल्प करता है मैंने बताया, तो ग्लूटामेट को तोड़ता भी है, मैंने बताया ना ग्लूटामेट को इसने तोड़ दिया। यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ इससे पहले, सॉरी ग्लूटामेट बना, ठीक है। ग्लूटामेट कैटाबोलिज्म में भी हेल्प करता है, जिसकी मदद से कार्बन स्केलेटन्स बनते हैं, क्योंकि ये सॉरी मैं तो भूल ही गया, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ये एंजाइम। यहाँ पे देखो डबल साइडेड एरो है, एक तो ये वाला प्रोसेस बनाता ही है, ये भी वाला प्रोसेस ये करता है, तो अमोनिया का एसिमिलेशन भी करता है, फिर ग्लूटामेट को ये तोड़ता भी है 2-ऑक्सोग्लूटारेट और अमोनिया में। तो जब ग्लूटामेट टूटेगा तो बनता है 2-ऑक्सोग्लूटारेट, जो कि कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसका प्राइमरी रोल कहाँ पे, अमोनिया एसिमिलेशन में है। ये जब इधर जा रहा है तो अमोनिया एसिमिलेट कर रहा है, और दूसरा जब इधर जा रहा है तो ग्लूटामेट का कैटाबोलिज्म कर रहा है, जिससे कार्बन का स्केलेटन बनता है, जो कि यूज करते हैं उसका रिस्पिरेशन या अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये जब हाई अमोनिया लेवल्स हो प्लांट के बॉडी में। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन पे आते हैं, जो कि इसी टॉपिक का सब टॉपिक है। ये प्रोसेस में क्या होता है कि एक एमिनो एसिड में जो उसका एमिनो ग्रुप रहता है उसको एक किसी कीटो एसिड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि एक नया एमिनो एसिड बन जाता है। तो एक एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप उठाया गया और एक दूसरा कीटो एसिड पे डाला गया, जिससे एक नया एमिनो एसिड बन जाता है। कीटो एसिड मैंने बताया था आपको क्या है कि मॉलिक्यूल है जहां पे कीटो ग्रुप रहता है, इसलिए उसको कीटो एसिड बोलते हैं, मतलब C++2। और क्या रहता है कीटो एसिड के पास ये तो रहता है कीटो ग्रुप, पर उसके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी रहता है, और इसको कीटो एसिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके पास C++O भी रहता है और एसिड ग्रुप भी रहता है, इसलिए इसको कीटो एसिड बोला जाता है। और ये जो एंजाइम है आपका, सॉरी ये जो रिएक्शन है ये कैटलाइज होता है एमिनो ट्रांसफरेजेस या ट्रांसएमिनेजेस से। तो ट्रांसएमिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर an amino acid from an amino acid is transferred to a keto acid, forming a new amino acid using the enzyme aminotransferases or transaminases. एमिनोट्रांसफरेजेस जो है वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और ग्लाइक्सोसोम्स में या प्रोक्सिसोम्स में भी पाए जाते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, एमिनो ट्रांसफर क्या करते हैं, एक पीएलपी एंजाइम है पिरिडोक्सिल फॉस्फेट, इसका यूज करते हैं, जो कि एक बनता है विटामिन 6 से, और ये कैरियर की तरीके से हेल्प करता है, अमीनो एसिड को ले जाने वाला। पीएलपी एंजाइम अमीनो ग्रुप को ले जाता है और फिर एक इंटरमीडिएट अमीनो एसिड बनाता है और फिर अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है कीटो एसिड पे, जिससे कि नया अमीनो एसिड बन जाता है और पीएलपी आपका फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से वो रिएक्शन में निकल जाता है, फिर से उसको यूज किया जा सकता है। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो बहुत सारे टाइप के एमिनो ट्रांसफरेजेस होते हैं, कई सारे एंजाइम हैं, क्योंकि हर एक एमिनो एसिड जिस प्रकार का एमिनो एसिड बनता है उसी अलग अलग टाइप के एमिनो ट्रांसफरेजेस होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट एमिनो एसिड वी आर गेटिंग, that type of aminotransferases are used in this reaction. Some of the key aminotransferases इनको जैसे कि कुछ अगर बात करें तो एस्पार्टेट एमिनोट्रांसफरेज है AST, जहां पे ये क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है एस्पार्टेट और ऑक्सिलरी स्टेट का। और ऐसे एक एलानिन एमिनोट्रांसफरेज है जो कि इंटर कन्वर्जन करता है एलानिन और पाइरुवेट का। मतलब एक एमिनो एसिड, इसमें एस्पार्टेट के केस में क्या होगा, एक एमिनो एसिड रहेगा एस्पार्टेट, सॉरी ऑक्सिलरी स्टेट, उसके साथ एक एमिनो एसिड लगेगा जो कि लास्टली एस्पार्टेट बना देगा। वैसे ही एलानिन इंटर कन्वर्जन होता है पाइरुवेट में, मतलब पाइरुवेट और किसी एक एमिनो एसिड का वो अमीनो ग्रुप लेके एलानिन बन जाता है। अब ये देखो रोल देखिए क्या क्या बनता है वो में। ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस में, जितने भी आपके एमिनो एसिड है उसका बायोसिंथेसिस करना, इससे कि वाइड रेंज ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म हो सके लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिकर्सर्स का यूज करके, मतलब प्रिकर्सर कम है और उसी प्रिकर्सर का यूज करके कई सारे एंजाइम बनाया जा सके। और ये अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म में भी हेल्प करते हैं, रीमोबिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं प्लांट के अंदर। कुछ की एग्जांपल देख लो, रिएक्शन देखो, ग्लूटामेट है एक अमीनो एसिड है, इसका जो अमीन ग्रुप है ये ऑक्सिलरी स्टेट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एस्पार्टेट आपका एक नया अमीनो एसिड बन जाता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट एज अ बाय प्रोडक्ट बन गया। दूसरा रिएक्शन देखो जहां पे एलानिन
एमिनो एसिड का एमीन ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटेट पे ट्रांसफर किया गया तो पायरुवेट और क्या बन गया, ग्लूटामेट बन गया। तीसरा देखो, एस्पार्टेट से अल्फा कीटोग्लूटेट पे ट्रांसफर किया गया अमीन पे, रिजल्टली ग्लूटामेट बना। ऐसे सेरीन एंजाइम और पायरुवेट को जब जोड़ा गया, सेरीन का अमीन ग्रुप पायरुवेट पे डाला गया, जिससे बन गया ग्लाइसिन एंजाइम अमीनो एसिड। ऐसे थ्रेओनीन का जब अमीन ग्रुप कीटोब्यूट्रेट पे ट्रांसफर किया गया तो सेरीन बन गया। तो अब आते हैं टॉपिक नंबर 5 विच इज अमीनो एसिड सिंथेसिस। तो ये सब ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस है, इसमें अलग अलग टाइप के डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या बन रहा है प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे अमीनो ट्रांसफरेज होते हैं। टॉपिक नंबर 5 है आपका अमीनो एसिड सिंथेसिस। कैसे अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है? अभी ये तो ट्रांसफर से बन रहा है ना, ये तो पहला एक अमीनो एसिड था, उसका अमीन ग्रुप उठा के किसी एक दूसरे प्रोडक्ट में जोड़ के दूसरा टाइप का अमीनो एसिड बना। तो ये ट्रांसएमिनेशन है। ये क्या है? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है, ये मत भूलिएगा। अमीनो एसिड सिंथेसिस अलग चीज होता है। क्या आपको पता होना चाहिए प्लांट्स के अंदर लगभग 20 या 22 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीनोजेनिक है। प्रोटीनोजेनिक का मतलब जो प्रोटीन में होते हैं, और वैसे तो और सारे कई सारे अमीनो एसिड होते हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे पे आ जाते हैं, पहले से देखते हैं। वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे, सेंट्रल कार्बन मेटाबॉलिज्म, अमोनिया एसिमिलेशन देख लेते हैं। अमीनो एसिड जो है ये कई सारे फैमिलीज में पहली बात तो बांटे गए हैं कि वहां पे जैसे मान लो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल X से 2-3 अमीनो एसिड बनते हैं, Y से 2-3 अमीनो एसिड बनते हैं, Z से 4-5 अमीनो एसिड बनते हैं। तो ये सारे फैमिलीज हैं, ये सारे फैमिलीज के रूप में बांटे जाते हैं कि प्रिकर्सर क्या है, प्रिकर्सर X है, प्रिकर्सर Y है या प्रिकर्सर Z है, उसी के बेस पे फैमिली है। तो वो सब बायोसिंथेटिक पाथवे हो गया। जैसे कि ग्लूटामेट फैमिली पे आते हैं। ग्लूटामेट फैमिली में ग्लूटामेट जो कि कहां पे बना था, जीएस गोगर जो साइकिल मैंने आपको पढ़ाया, वहां पे जो ग्लूटामेट बना वो प्रिकर्सर की तरीके से काम करता है। उसके मदद से ग्लूटामीन, प्रोलीन और अर्जिनिन बनता है। दूसरा फैमिली आपका एस्पार्टेट फैमिली हो गया। ये क्या बनता है? ऑक्सैलेटेट से एस्पार्टेट मिलता है और इसकी मदद से एस्पाराजीन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, लाइसिन और आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड बनते हैं। ये सारे एस्पार्टेट फैमिली में आते हैं। थर्ड जो फैमिली है सेरीन फैमिली। सेरीन बनता है किससे? 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है और फिर इसी की मदद से ग्लाइसिन और सिस्टीन अमीनो एसिड भी बन जाते हैं। चौथा है पायरुवेट फैमिली, जहां पे पायरुवेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब प्रिकर्सर होता है, जिसकी मदद से एलानिन, वैलिन और ल्यूसिन बनता है। आगे पे चलते हैं। फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड की एक फैमिली है जहां पे फेलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड हैं। ये एक सिक्मिक पाथवे से बनता है। कॉम्प्लेक्स सीरीज का एक रिएक्शन है जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और इरेथ्रोस पायरुवेट से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गया? प्रीकर्सर हो गया, जिसकी मदद से ये एरोमेटिक अमीनो एसिड बनते हैं। तो ये वाले फैमिली हो गए। फिर हिस्टिडीन आ गया, हिस्टिडीन फैमिली। इसका एक यूनिक पाथवे होता है जहां पे प्यूरिन और पिरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म जो होता है, उससे जो कंपोनेंट होते हैं उसकी मदद से हिस्टिडीन बनता है। और ये टाइटली रेगुलेटेड है जिससे कि बैलेंस अप्लाई हो सके, अमीनो एसिड की कमी ना हो, इसलिए टाइटली रेगुलेटेड है प्रोटीन सेंसेस के लिए और मेटाबॉलिक जो नीड्स है उसके लिए। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपको पता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। कौन सा प्रोसेस है ये? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से कई सारे कंपोनेंट हैं जो बनते हैं उससे, और उससे अमीनो एसिड बनते हैं। से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 4 स्टेप का प्रोसेस है जिससे बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट, और राइबोज 5 फॉस्फेट से हिस्टिडीन बन गया। तो ये एक फैमिली हो गई। फिर ग्लाइकोलिसिस में ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है, 4 स्टेप का प्रोसेस है, इससे ही सेरीन बनता है। सेरीन से आगे चल के 2 अमीनो एसिड बनते हैं, ग्लाइसिन और सिस्टीन। वही 3-फॉस्फोग्लिसरेट से आगे चल के मतलब एक और प्रोडक्ट बन सकता है, सेरीन ना बन करके इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट यहां से आया और यही 3-फॉस्फोग्लिसरेट आगे चल के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो बनाता है। इधर से इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट और इधर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये सारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। ये सारे बन गए एक हिस्टिडीन फैमिली, सेरीन फैमिली, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड वाली फैमिली हो गई। फिर ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुवेट बनता है,
पायरुवेट ही प्रिकर्सर होता है एलेनिन, वैलिन और ल्यूसीन आइसोलेशन का। तो ये 4 फैमिलीज हो गई। अब आ जाओ क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से क्या क्या बनता है। साइट्रेट बना, साइट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटेट बनता है, अल्फा कीटोग्लूटेट कन्वर्ट किया जाता है ग्लूटामेट में, और ग्लूटामेट से ग्लूटामिन, प्रोटीन और अर्जिनिन बनता है। ये आपका हो गया 5वां फैमिली। और फिर इस स्टेप में आगे चल के आपको पता ऑक्सैलिक स्टेट भी बनता है, ऑक्सैलिक स्टेट से एस्पार्टेट बनता है, और ये एस्पार्टेट फैमिली हो गई जिससे एस्पाराजीन, मेथियोनिन, थ्रेनिन और लाइसिन बनता है। तो ये 6 फैमिलीज आपकी हो गई। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स की मदद से एक वो बनता है जिससे आगे चल के और भी अमीनो एसिड बना लिए जाते हैं। तो ये अमीनो एसिड की सिंथेसिस हो गई, ठीक है। और जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन मैंने इससे पहले आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि एक अमीनो एसिड को, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया आपका, देखता हूं यहां पे है कि नहीं एग्जांपल, जैसे एस्पार्टेट हुआ, एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटेट का यूज करके ग्लूटामेट बनाया गया। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये रहा आपका एस्पार्टेट। अब ग्लूटामेट कहां से बनता है, ये एस्पार्टेट से कुछ जोड़ के हम दूसरी फैमिली के अमीनो एसिड बना लें, ये क्या हो गया, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। और इसीलिए अमीनो एसिड सिंथेसिस क्या है, अलग है। यहां पे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल के जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है उनका यूज करके अलग अलग फैमिली के मेंबर बनाए जाते हैं। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में एक अमीनो एसिड से दूसरी फैमिली के मेंबर भी बनाए जा सकते हैं, वो अलग प्रोसेस है, ठीक। तो ये था इसका, ये फीडबैक एनिमेशन भी इसका होता है। जो भी बायोसिंथेटिक पाथवे जो भी आपका बन रहा है, जो भी अमीनो एसिड बन रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा ज्यादा बनने से। तो जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा ना हो पाए तो वो एंजाइमेटिक जो पाथवे है उसको रोकता है। तो ओवर अक्यूमुलेशन नहीं होता है अमीनो एसिड का। जब ज्यादा बनने लगता है तो वो उसमें इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व एंजाइम्स है उसको रेगुलेट करने लगता है। या तो यही एंजाइम का जो इसमें इन्वॉल्व है अमीनो एसिड के सिंथेसिस में, इसका रेगुलेशन होता है एलोस्टेरिक इफेक्टर से, जो कि एलोस्टेरिक वो जाके एंजाइम पे बाइंड करता है, एक्टिव साइट पे नहीं, अदर देन दैट साइट, क्योंकि उसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है। फिर इसका ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी कंट्रोल होता है। ये जो एंजाइम बन रहे हैं इनके जीन्स का एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट किया जा सकता, ताकि अगर वो एमिनो एसिड प्लांट के सेल में है एनफ अमाउंट में तो वो एंजाइम बने ही ना उस काम के लिए। तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन लेवल का कंट्रोल, जिससे कि लॉन्ग टर्म का एडजस्टमेंट हो सके। और एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लांट जो है वो सारे 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स हैं, 20-22 प्रकार के हैं प्लांट के अंदर जो नीड होते हैं वो खुद ब खुद बना लेते हैं। लेकिन ह्यूमन जो होता है या जो अदर एनिमल्स होते हैं वो सारे एमिनो एसिड नहीं बना पाते हैं। तो जो ह्यूमन या अदर एनिमल्स जो एमिनो एसिड नहीं बना पाते हैं उसे हमें डाइट से लेना होता है, इसीलिए उनको हम एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। और ये एमिनो एसिड हमें डाइटरी सोर्स से मस्ट है कि हमें ऑब्टेन करना होगा। तो इसलिए जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज है ह्यूमन न्यूट्रिशन में, यहाँ पे हमें इसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कि प्लांट से जो बनना हुआ कितना जरूरी है। प्लांट में नहीं बनेगा और वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो सारे प्रोसेस में मैंने आपको ये सारी चीजें 5 टॉपिक में बांटा, जहां में आपको मैंने पहले बताया किसके बारे में, पहले मैंने आपको बताया टॉपिक नंबर 1 पे चलते हैं, नाइट्रेट असिमिलेशन। टॉपिक नंबर 1 इज नाइट्रेट असिमिलेशन, टॉपिक नंबर 2 इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें ही मैंने आपको लेग्यूम, नॉन लेग्यूम, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा। टॉपिक नंबर 3 इज अमोनिया असिमिलेशन, वेयर वी हैव रीड अबाउट जीएस एंड गोगट एंजाइम्स। और फिर मैंने टॉपिक नंबर आपको क्या बताया, 4th रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। टॉपिक नंबर 5th वाज अमीनो एसिड सिंथेसिस। ये सारे थे और इससे आपका पूरा का पूरा इस यूनिट नंबर 3 का जो कि सिलेबस आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, पूरा ओवरव्यू में मैंने कवर कर लिया। होप कि आपको ब्रीफ में सब कुछ का अच्छा आइडिया आ गया होगा। मैं आप अपने चैनल पे लगातार वीडियोस लगातार हर सेमेस्टर के डाल रहा हूं, उनके यूनिट्स के बारे में होल वीडियो, लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूं, जिससे आप जो है ब्रीफ में सारी चीजें जान सकें, आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं इस पे। देखते रहिए आप अपना चैनल। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।